वेलकम टू द पीसीएस पाठशाला। बिहार दरोगा भर्ती 1275 पदों के लिए हम लोग सेट 6 का डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंश में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक जो था उस सातवाहन वंश का संस्थापक था। और जैसे देख लेते हैं, चोल वंश के संस्थापक थे विजय आले थे। और संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो पहला देख लेते हैं, उदयगिरी गुहा अभिलेख, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा है। इस तरह से पहला भी गलत हो गया। मंसदौर अभिलेख जो है वो है मालवा नरेश यशोवर्मन का, जो कि यहाँ दिया हुआ है समुद्रगुप्त। इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, एहोर अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखा गया है, जो कि इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से इनमें सभी गलत हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इत्सिंग भारत की यात्रा पर कब आया था? तो इत्सिंग आया था 7वीं शताब्दी में। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा की है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह शैव धर्म का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती है? तो मुक्ति जो प्राप्त की जाती है द्वैतवाद में, वो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जबकि विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न में कौन शामिल नहीं थे? तो जो शामिल नहीं थे वो थे पतंजलि नहीं थे, बाकी अन्य शामिल थे। कालिदास, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, ये तीनों शामिल थे। तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था? तो इस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था 1921 से 26। इसी के समय हुआ था 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह, और 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। और 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जबकि एक साल पहले 1922 ईस्वी में प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि गया अधिवेशन में हुआ था। पहला क्वेश्चन फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें। तो इस तरह से फकीर विद्रोह का जो हो जाएगा मजून शाह एवं चिराग शाह, जो कि बिल्कुल सही है, एक का ए हो जाएगा इस तरह से। और भील विद्रोह सेवाराम का नेतृत्व में था, ये भी सही है। और चुआरो विद्रोह दुर्ज सिंह के नेतृत्व में था, ये भी सही है। चेरो विद्रोह भूषण सिंह के नेतृत्व में था। इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो रैयतवाड़ी के संबंध में देख लेते हैं। पहला क्या कथन क्या है, इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला कथन क्या कहता है। अगला कथन है, यह टॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, जो कि ये बिल्कुल सही है। ये भी, इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिए जाते थे, जो कि ये भी सही है।
इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामित्व बना दिया गया था। ये भी सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चारों कथन सही है। जैसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता था, मद्रास के तत्कालिक गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई थी। इस व्यवस्था में कुल 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? जो कि इस ऑप्शन में जो दिया गया है वो इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन को 24 मार्च 1947 को नियुक्त किया गया था गवर्नर के रूप में, और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसे 18 जुलाई को पास कर दिया गया था। और इसी विधेयक में भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था। तो ये जो उपवास किए थे वो किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। बेसिकली बात ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार गांधी जी पर लगातार यह दबाव डाल रही थी कि वो आंदोलन के दौरान हो रही व्यापक हिंसा के लिए आंदोलनकारियों की निंदा करें, लेकिन गांधी जी ऐसा करने से सख्त मना कर दिया और तर्क दिया कि इस हिंसा के लिए सरकार की दमनकारी नीतियां ही उत्तरदायी है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो इसमें जो शामिल नहीं था वो था सरकारी कामकाज का बहिष्कार, जो कि बिल्कुल ये शामिल था। सरकार को पुरस्कार लौटाना था, ये भी शामिल था। और सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना, ये भी शामिल था। पूछा है हमसे कि नहीं शामिल कौन था? तो संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, ये जो कि बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं था। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो जो कि बुलाया जा सकता है वो है साधारण विधेयक में बुलाया जा सकता है, जो कि पहला कथन सही है। और संविधान संशोधन विधेयक में, जो कि नहीं, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है वित्त विधेयक, जो कि बिल्कुल सही है। इस तरह से चौथा है धन विधेयक। इस तरह से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तीन सही हो जाएगा और एक सही हो जाएगा, जो कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक दोनों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का अधिकार है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के संदर्भ में बुलाया जाता है, जो कि किसी भी हाल में धन विधेयक के खिलाफ नहीं बुलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जैसे 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। इस समय वायसराय कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था, जो कि इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं। जो कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल का निर्धारण जो करना था वो संसद के जनप्रतिनिधियों के ऊपर छोड़ दिया गया था, जो कि संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 वर्ष निर्धारित की गई है वर्तमान समय में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध किया गया है?
तो जो कि नीति निर्देशक तत्व के उपबंध में किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है? जो कि उल्लिखित नहीं है वो है क्षेत्रीय परिषद नहीं है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है, ये वैधानिक निकाय है, क्योंकि उन्हें संसदीय कानून के तहत बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा से नहीं है? तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदायी क्षेत्राधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है, जबकि प्रारंभिक अपील एवं निरीक्षण का क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्राप्त है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद वर्तमान समय में 6 स्टेट में है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु में नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन में है। जैसे यूपी में हो गया, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के चुनाव कराने के निर्णय राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनका जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वो कार्य करने में असमर्थ हो। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है वो नहीं है 36वां संविधान संशोधन नहीं है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 और 71वां संविधान संशोधन 1992 और 52वां संविधान संशोधन 2003 ये सभी 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित है, जो कि सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाई जाती है? तो एशियाई जंगली गधा जो पाई जाती है कच्छ के रण में पाई जाती है। ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है IUCN के। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वो सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। जैसे सदाबहार वन बायोम की अवस्थिति मुख्य रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्रों के समीप होती है, जिस कारण यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसी के अंतर्गत अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन आदि क्षेत्र आते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्वेटो शहर को कहा जाता है, जो कि क्वेटो शहर स्थित है इक्वाडोर में।
और देख लेते हैं, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहा जाता है वेनिस को, जो कि इटली का शहर है। और एंटलीज का मोती कहा जाता है क्यूबा को। और शिकागो को क्या कहा जाता है? शिकागो को हवा वाला शहर कहा जाता है या गार्डन सिटी कहा जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो गोल्फ की गेंद का वजन होता है 45.94 ग्राम होता है, जो कि सबसे पहले स्कॉटलैंड में शुरुआत किया गया था गोल्फ का। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1992 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है वो MS गोलकर हैं। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है और मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है और चक्रवर्ती गोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये जो लोक नृत्य है वो है नागालैंड का है। अब जैसे गुजरात का देख लेते हैं। गुजरात का है गरबा और डांडिया। और मेघालय का है लाहो और बांग्ला। और राजस्थान का है झूमर और गंगौर। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है धनबाद में। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जलगोंडा में है और राष्ट्रीय समुद्रीय विज्ञान गोवा में है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना हुई थी 1964 में। इसे अक्टूबर 2004 में वाणिज्यिक बैंक का दर्जा दे दिया गया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो मेघालय के जो राज्यपाल बनाए गए हैं वो P चौहान को बनाए गए हैं। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं, सिक्किम के नया राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को बनाया गया है, सिक्किम का राज्यपाल। और झारखंड के नए राज्यपाल CP राधाकृष्णन को बनाया गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? जो कि केरल राज्य द्वारा जारी किया गया है। इस ऐप को जारी करने का उद्देश्य था कि लोगों के जीवन शैली को सुधारा जाए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, दस्तलीक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया राजस्थान में किया गया, जो कि उज्बेकिस्तान के साथ भारत को हुआ है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय था, तो इसका विषय था वाटर विजन @2047 तक के। तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध बॉक्सिंग से है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
राजा राम मोहन राय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बीके प्रसाद को सम्मानित किया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलेटिक कौन थे? तो जो सबसे कम उम्र के एथलेटिक थे वो थे अनाहत सिंह। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो ये रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है हॉकी का स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो जो एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है वो है लुइस कैफेरेली। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने जारी किए हैं। इसका संबंध है सड़क के खुदाई से संबंधित। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्योहार को मनाया गया? जो कि नेपाल में मनाया गया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, जैसे भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में खोला गया है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर। एनबीडी के नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है, तो जो कि मिस्र को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया? जो कि राहुल गांधी का था, जो काफ़ी चर्चा में भी था, पुनः बहाल भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किमी है, यह किन दो देशों के मध्य है? तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जो जीता है वो जीता है एरिना सबलेका, और पुरुष का नोवाक जोकोविच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया गया है? जो कि राजस्थान द्वारा किया गया है। राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत हुए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान हो जाएगा चौथा है, और पहला है यूएसए, और दूसरा है रसिया, और तीसरा है चीन। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो कि लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के रखा गया है, तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक के रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है अमर सिंह के द्वारा, अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू जो बने हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। कितने महिलाओं को शामिल किया गया? तो इस तरह से 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, जो कि हैं, पहला है निर्मला सीतारमन, दूसरा है रोशनी नाडर, और तीसरा है किरण मजूमदार, और चौथा है फागुनी नायर, और चौथा है, पांचवा है माधवपुरी, और छठा है सोमा मंडल। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वाईके अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध अर्थशास्त्री से है। ये 1992 से 96 के मध्य जेएनयू के कुलपति भी रह चुके हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इसका जो होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर स्थित है? तो सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो है कोटोपैक्सी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो जो मृदा क्षरण की बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? तो जो कि फैली हुई है वो है अजंता, जो कि अजंता पर्वत श्रेणी उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है। यह श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम में पूरब की ओर फैली हुई है। यह भारत का एकमात्र पर्वत श्रृंखला है जो एक राज्य तक ही सीमित है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील में होता है। इस नदी का लगभग 2918 किलोमीटर लंबाई है। दिबांग, कारमेंग और लोहित आदि इनकी सहायक नदियां नहीं हैं, तीनों नहीं हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल जो है वो है हरिके बैराज। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि ब्यास नदी के तट पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जो कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि 45% भूभाग पर है पूरे भारत के। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है वो है टमाटर। जैसे देख लेते हैं, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, और खट्टा दूध में हो गया लैक्टिक अम्ल, और चींटी में हो गया फॉर्मिक अम्ल। तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लुईस पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो लुईस पास्चर को जाना जाता है, रेबीज के टीका के खोज किए थे। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे पोलियो वैक्सीन की खोज जो किए थे वो थे जॉन ई सॉल्क ने किए थे, जॉन ई सॉल्क ने। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो जो पौधा में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्वरूप है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से
दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। तो जो मौजूद होते हैं वो हैं मार्सिलिया। तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला वायरस के कारण होता है। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये ले जाता है अंडवाहिका द्वारा ले जाते हैं, जिसे फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थित कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो निम्न में से किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? जो कि भाग नहीं है वो है गर्भाशय, बाकी गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, ये तीनों जो भाग हैं वो हैं उत्सर्जन तंत्र के भाग हुए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनियाँ कौन होती है? तो ये महाधमनी होती है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या गुणवत्ता में सुधार करता है? तो जो करता है यूजेनिक्स करता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूजेनिक्स द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिकाओं के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समानता है कार्बन, सिलिकॉन और बोरॉन और आर्सेनिक? तो ये जो सभी जो हैं ये गैर धात्विक हैं। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो जिस अभिक्रिया का उदाहरण है वो है तापीय अपघटित अभिक्रिया के उदाहरण हैं, तापीय अपघटित अभिक्रिया के, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिनोक्थिलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा होता है? तो ये हो जाएगा रंगहीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन है। वे हाइड्रोकार्बन जिन्हें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो सोने को कठोर बनाने के लिए किया जाता है मिश्रित। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड बना सकती है वो है जिंक है। जिंक एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल संशोधन के लिए प्रयोग जो किया जाता है वो है एलम। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिटकीरी को ही एलम कहते हैं। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? तो जो डाल्टन का नियम जो है रासायनिक संयोजन पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक आदर्श ट्रांसफॉर्म में होती हैं?
जो कि आदर्श ट्रांसफॉर्मर में होती है, कुंडलियों में प्रतिरोध नहीं होती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। क्रोड में किस प्रकार की हानि नहीं होती है, किसी प्रकार की, जो भी बिल्कुल सही है। क्रोड में अंततः पारगम्यता या चुंबकशीलता होता है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इनमें सभी कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो जो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो डैश की ऐसा इकाई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वरण का। जैसे गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उपकरण है एनीमोमीटर, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा को और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? तो ये स्थिर रहती है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से गिरे हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह अपकेंद्रीकरण कहलाती है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बैंकों की विदेश में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में? तो वह है यूके में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दी जाए तो उसे उस मुद्रा का डैश कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अवमूल्यन हो जाएगा, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत उत्पाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यह शून्य हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं, यह ऋणात्मक होता है, जो कि यह भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो यह था एक ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ही था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि 8.3% रही थी। अब हम लोग मैथ को डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 96 का हो जाएगा आंसर सी, 97 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 98 का हो जाएगा ऑप्शन बी, और 99 का हो जाएगा ऑप्शन ए, और 100 का भी ए हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए।